हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। झांसर एकेडमी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अन अकेडमी की कुछ डिटेल्स देना चाहता हूं। अगर आप अन अकेडमी को ज्वाइन करने वाले हैं तो अभी ये बिल्कुल सही समय है ज्वाइन करने का। फ्लैट 2500 का डिस्काउंट और फ्लैट 4500 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है अन अकेडमी के अंदर। अन अकेडमी के अगर 12 महीने का या 18 महीने का आप कोर्स लेते हैं तो बहुत ह्यूज डिस्काउंट इसमें आपको मिल रहा है। प्लस डिस्काउंट के अलावा झासर कैपिटल लेटर में आप कोड का यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उसमें मिलेगा। तो ये सिर्फ 16 फरवरी तक ये वैलिडिटी है इस पर्टिकुलर ऑफर की। जल्द से जल्द आप ज्वाइन करिए अन अकेडमी में। कोई भी कोर्स अगर आप ले रहे हैं किसी भी प्रकार का, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड जो है वो अन अकेडमी पर कुछ भी चीज परचेज कर रहा है तो आप बोलिए कि झासर कोड का यूज करेंगे वो, तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा आपको ये ऑफर के बारे में एक जानकारी देनी थी और अब अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का 70 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है, 70 वर्षों तक शासन करने वाली इतिहास की पहली ब्रिटिश शासक बन गई हैं। फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क बन गई हैं जिनका 70 इयर्स का शासन है। 6 फरवरी 1952 को ब्रिटेन की रानी ये बनी थी। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट है, वो बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। गाइस, चौरी चौरा की घटना को 100 साल पूरे हो गए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि चौरी चौरा की घटना जो है वो कब हुई थी? डेट बताओ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो इस घटना को 100 साल पूरे हो गए। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों, यानी कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है। तो 100 ईयर जो कंप्लीट हुए हैं चौरी चौरा इंसिडेंट को, चौरी चौरा की घटना को, तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे तो उनको श्रद्धांजलि दी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो चौरी चौरा कांड है क्या, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये पूरा इंसिडेंस है क्या। तो डेट आप ध्यान में रखना, 4 फरवरी 1922 ये घटना चौरी चौरा में हुई थी। चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश की है एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, पहले वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश इंडिया के दौरान। तो ब्रिटिश इंडिया में जो यूनाइटेड प्रोविंस थी वहां पर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो थी, तो वहां पर चौरी चौरा है। तो उसी जगह पर यह कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। तो इस घटना के दौरान हमें यह चीज देखने को मिली थी कि भारी मात्रा में जो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन जो है, उसमें जिन लोगों ने भाग लिया था, जिन प्रोटेस्टर्स ने भाग लिया था, तो उनकी मुठभेड़ हो गई थी पुलिस वालों के साथ। और पुलिस वालों के साथ जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस वालों ने गोली चला दी इनके ऊपर, ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्टर्स के ऊपर। पूरी घटना को इमेजिन करो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक भीड़ जो है वो चल रही थी। सामने पुलिस वालों ने उस भीड़ को रोकने की कोशिश करी, लोग रुके नहीं, पुलिस वालों ने ओपन फायर कर दिया। और जब पुलिस वालों ने ओपन फायर किया तो जो प्रोटेस्टर्स थे वो और भड़क गए और उन्होंने पुलिस थाने में जाकर आग लगा दी। अंदर पुलिस वाले थे, पुलिस थाने में आग लग गई, अंदर जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी की मौत हो गई। तो ये घटना चौरी चौरा की हमें देखने को मिली। फिर जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता लगा इस घटना के बारे में, महात्मा गांधी जी ने तुरंत बोला कि मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, मैं हिंसा के खिलाफ हूं। और इन्होंने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रद्द कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्थगित कर दिया। क्वेश्चन ये भी बनेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्यों स्टॉप किया? तो इट इज बिकॉज ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट्स। ये पॉइंट याद रखना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी 1922 को जो है वो स्टॉप हो गया। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। दिन था 1 अगस्त 1920, मतलब कि ये पूरी घटना जो चौरी चौरा की है ये 4 फरवरी 1922 की है। बट मैं आपको बता रहा हूं इससे 2 साल पहले 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सरकार, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, राइट। इसके अंदर गांधी जी ने बोला कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करिए, इस देश में बनी जो वस्तु है उनका इस्तेमाल कर दीजिए, और जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, स्पेशली मैन मेड क्लोथ्स, यानी कि जो कपड़े हैं, जो मशीनरी कपड़े हम लोग को, और जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, विदेशी वस्तु वगैरह जो है, मशीन द्वारा बनाए गए जो कपड़े हैं, जितना भी लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, सबको अपोज करो। मतलब कि
आपको सिर्फ इस देश की चीजों का इस्तेमाल करना है, विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो कोई सर्विस ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई लीगल या एजुकेशनल सर्विस ही क्यों ना हो, आपको सिर्फ इस देश की सर्विस का इस्तेमाल करना है। राइट, मतलब कि कुल मिलाकर कुशासन करने वाले शासक का हर तरह से असहयोग करना, नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब कि आपको ब्रिटिश सरकार की एडवाइस को फॉलो नहीं करना है। बस कुल मिलाकर गांधी जी ने यह कह दिया था। तो एक आपको आइडिया जो है वो लग गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। फिर हुआ ये कि जब ये चौरी चौरा की घटना हुई तो उसके बाद गांधी जी ने पुलिस कर्मियों की हत्या किए जाने की निंदा करी। गांधी जी ने बोला कि ये गलत हो गया कि पुलिस वालों वाले की मौत हो गई इस प्रकार से, और वास्तविक सहानुभूति प्रदर्शित करने और प्रायश्चित करने के लिए चौरी चौरा सहायता कोष की स्थापना की गई। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखना, चौरी चौरा सपोर्ट फंड भी स्टैब्लिश किया गया कि जिन पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी, राइट, तो उनको वास्तविक सहानुभूति देने के पर्पस के लिए, जेन्युइन सिंपैथी के लिए और प्रायश्चित करने के पर्पस के लिए एक चौरी चौरा सहायता कोष, चौरी चौरा सपोर्ट फंड जो है वो शुरू कर दिया गया। और गाइस, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन जो है वो रद्द हो, बट फिर भी गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाकर इसको रद्द करने की घोषणा करवा दी। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया, जो कि कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले और भी जो नेता थे वो इस बात से हैरान थे कि जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन में नागरिक प्रतिरोध की स्थिति मजबूत हो रही थी, तो गांधी जी ने इस प्रकार से कैसे इस संघर्ष को रोक दिया। मतलब कि काफी सारे लीडर्स गांधी जी के इस एक्शन से बिल्कुल खुश नहीं थे कि जिस समय पर हमने पूरी तरह से इतनी मेहनत करके अपने सपोर्टर्स को जो है वो इकट्ठा किया, लोगों को ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, और इस समय आप इतने बड़े मूवमेंट को कैसे एंड कर सकते हो, कैसे खत्म कर सकते हो। तो इसको लेकर काफी सारे लीडर्स गुस्सा थे। इवन जवाहरलाल नेहरू टू जो थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे गांधी जी के इस एक्शन को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने गांधी जी के फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना का फैसला किया। तो यही हुआ था कि काफी सारे लीडर्स ने बोला कि हम एक सेपरेट पार्टी स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से मूवमेंट का एंड होना बिल्कुल भी ठीक नहीं, और वो भी उस समय जिस समय बिल्कुल आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच ही रहे हो ब्रिटिश सरकार को गिराने के लिए, राइट, इकट्ठा कर रहे हो अपने पूरे सपोर्ट को। और इससे क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट भी खत्म होता है कि अरे यार, आपने जो है वो आंदोलन जो है वो शुरू किया फिर एंड कर दिया, तो लोग फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बुलाओगे, लोग नहीं आएंगे। तो दिस इज द इशू। तो असहयोग आंदोलन के निलंबन के परिणाम स्वरूप जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, तो उसके रिजल्ट के तौर पर कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों का आंदोलन से मोह भंग हो गया। तो काफी सारे युवा थे, यूथ जो थे, वो बोल रहे थे कि इस प्रकार से जो नेशनल मूवमेंट है, जिनको यूथ जो है वो बुरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, और इस प्रकार से आप मूवमेंट को बंद करोगे तो उनका विश्वास जो है वो इस एक्टिविटी से खत्म हो गया, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारत में अहिंसा के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को खत्म नहीं किया जा सकता। तो काफी सारे युवा का क्लियर कट अब कहना यह था कि आप नॉन वायलेंस के माध्यम से इंडिया को आजाद नहीं करा सकते ब्रिटिशर से, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसके कारण से महात्मा गांधी जी के अगेंस्ट काफी सारे लोग हो गए थे। तो ये वाला भी एक एंगल आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बारे में मैंने आपको एक जानकारी प्रोवाइड। नाउ गाइस, वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। हाल ही में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के निवासियों द्वारा 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाने के लिए पाकिस्तान की निंदा करी है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के निवासियों ने पाकिस्तान की निंदा करी है कि पाकिस्तान ने जो ये कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो मनाया है वो गलत किया है। इवन वहां के निवासियों ने इस दिवस को धोखाधड़ी दिवस, फ्रॉड डे के तौर पर चिन्हित किया है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग ही जो है वो भड़क गए हैं पाकिस्तान के इस एक्शन के ऊपर, राइट। काफी सारी रैलीज हम लोग को, प्रोटेस्ट रैलीज हम लोग को देखने को मिल रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, स्पेशली बाग, मोंग, हजीरा जैसे क्षेत्रों में। लोग जो है वो इस्लामाबाद को, यहाँ के लोग ने कश्मीर पर दोहरे मानदंड यानी कि डबल स्टैंडर्ड अपनाने के लिए पाकिस्तान को लताड़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस्लामाबाद की तुलना में कोई उचित स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो लोगों का यह कहना है कि आप, यानी कि पाकिस्तान ने 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया, राइट। कहा कि कश्मीर सॉलिडेटरी डे है ये, मतलब कि पाकिस्तान ने एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान ने मतलब ये हाईलाइट किया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की काफी ज्यादा चिंता है पाकिस्तान को। तो यहाँ के लोग जो है वो भड़क गए, उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पर इतनी अच्छी आप सर्विस दे रहे हो, हेल्थ और एजुकेशन सर्विस जो है वो दे रहे हो, इतनी अच्छी तो नहीं, बट फिर भी आप जो दे रहे हो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को नहीं मिल रही है। तो लोग उस चीज से परेशान है, इसलिए कह रहे हैं कि ये फ्रॉड दिवस है, ये आप जो हक जमा रहे हो कि आप जो है वो यहाँ के लोगों की चिंता करते हो, यहाँ के लोगों के लिए काम करने पर जो है वो पॉलिसीज बनाते हो, तो वो गलत है। तो इस प्रकार से लोग ने यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया। तो ये बेसिक सा पहला पॉइंट जो अभी न्यूज में था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रेजेंट पोजीशन क्या है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो आपको बता देगा इसकी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद जम्मू एंड कश्मीर यानी कि एजेके इन शॉर्ट के तौर पर जाना जाता है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर एजेके। और जम्मू एंड कश्मीर का जो ये हम लोग को पार्ट देखने को मिलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ये 1949 का जब सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब उस समय ये वाला क्षेत्र जो है वो सामने आया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 1949 के युद्ध विराम के बाद। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला जो स्टेट जो हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसका पार्ट है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आज की डेट में पाकिस्तानी फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया है। यानी कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और पीओके पर पाकिस्तान की संवैधानिक स्थिति यह है कि यह देश का हिस्सा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि कश्मीर का विमुक्त यानी कि लिबरेटेड हिस्सा है। तो ये आज की डेट में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कहता है। पाकिस्तान का आर्टिकल 257 क्या कहता है, पाकिस्तान संविधान का अनुच्छेद 257, इसमें कहा गया है कि जब जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेंगे, तब पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के बीच संबंध उस राज्य के निवासियों की इच्छा के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसी बात के बारे में जो है वो हाईलाइट करता है कि व्हेन द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड टू accede टू पाकिस्तान, the relationship between Pakistan and the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी चीज पर स्ट्रेस देता है कि वहां के जो लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, अगर पाकिस्तान में आना चाहेंगे तभी वो जो है वो आ सकेंगे। और दूसरी बात, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट नहीं बताया है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप मेंस में जरूर मेंशन करिएगा। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ का, मतलब किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन हम लोग को देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसके अंदर 4 प्रोविंसेस मेंशन की गई हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। एक है पंजाब, दूसरी सिंध, तीसरी बलूचिस्तान और चौथी खैबर पख्तनवा। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी पाकिस्तानी सरकार के द्वारा चलाई जाती है एक कश्मीर काउंसिल के द्वारा, जिसमें 14 मेंबर होते हैं और जिसको हेड करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। और इस मतलब इस पर्टिकुलर असेंबली के अंदर, काउंसिल में 5 साल का टर्म होता है मेंबर्स का, और लेजिस्लेचर वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। मतलब बहुत ध्यान से बात सुनना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी एक प्रकार का एक ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है इनका। ये ऑटोनॉमस एरिया है, सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, वहां की खुद की असेंबली है, वहां का खुद का प्राइम मिनिस्टर है, वहां का खुद का प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। और पाकिस्तानी आर्मी जो है, जैसे कि जुडिशरी का काम क्या होता है, मामलों को सुलटाना, तो पाकिस्तानी आर्मी वहां पर मामले को सुलटाती है। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार का इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखना कि उस क्षेत्र में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान गवर्नमेंट का रोल है। यहां पर किस टाइप का रोल है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होता है, किसका हेड होता है,
ये काउंसिल का, कश्मीर काउंसिल का, जिसके अंदर हम लोग को कितने मेंबर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, कश्मीर काउंसिल में 14 मेंबर की ये बॉडी है। और ये 14 मेंबर का जो कार्यकाल 5 साल का होता है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो क्या करती है, जितने भी छोटे मोटे मामले जो होते हैं उसको सुलटाती है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर जो है वो भारत का क्या रुख है, इंडिया का क्या स्टैंड है। तो पहली बात तो आप जानते हो गाइस, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही पार्ट है। वैसे तो हम बोलते हैं कि पाकिस्तान भी हमारा पार्ट है, राइट, बट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो नॉर्मल सी बात है कि आप जानते ही हमारा पार्ट ही है, राइट। तो इसमें कोई और बात तो है ही नहीं, कुछ और सेकंड थॉट तो हमें लेकर ही नहीं आना है। इवन इंडिया ने तक ये चीज पूरे दुनिया भर को क्लियर कर दी है कि यार जब भी अगर पाकिस्तान या सॉरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या कश्मीर का, इन जनरल कश्मीर का मुद्दा भी अगर छिड़ता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो इंडिया क्लियरली कहती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मामला है, इंटरनल मैटर है, राइट। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू जो है वो इंटरनल मैटर है, कश्मीर का जो मुद्दा है वो इंटरनल मैटर है, उस पर कोई बाहर से हस्तक्षेप ना करे। तो ये इंडिया क्लियरली इस बात पर जो है वो कहती है, स्ट्रेस डालती है। एंड आपको बता दें गाइस कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज की डेट में यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। और गिलगित बल्तिस्तान का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है वो लद्दाख का पार्ट है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो फ्रेश मैप रिलीज हुआ था, तो उसमें ये आज का स्टेट है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर किसका पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। और हम लोग को लद्दाख के अंदर जो है वो मतलब गिलगित बल्तिस्तान वाला क्षेत्र हम लोग को नजर आता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। हम डिस्कस करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो चाइना और पाकिस्तान ने साइन किया है एक नया एग्रीमेंट इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पर, राइट। और ये बताया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है वो किसका पार्ट है, तो फेज 2 है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। पहला फेज जो है उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था, राइट, और साथ ही साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व था। अब ये दूसरा फेज है इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का, मतलब कि इंडस्ट्री का, कि चाइना जो है वो अब इस क्षेत्र पर मतलब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला क्षेत्र है वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने पर टारगेट करेगा, राइट, इस फेज 2 के अंदर। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड। बट एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, इनिशिएटिव का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में आप लोग जानते ही गाइस कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का पेट प्रोजेक्ट जो है वो माना जाता है, जिस पर मेन फोकस क्या रखा गया है कि चाइना जो है वो पूरे दुनिया भर में, मतलब पूरे दुनिया भर में चाइना फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू इन्फ्लुएंस करेगा, बढ़ाएगा अपने इन्फ्लुएंस को। आसान और सिंपल शब्दों में एक चीज ध्यान में रखना कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो 3 कॉन्टिनेंट को आपस में कवर करेगा और चाइना के मार्केट को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर देगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। अब इसे चाइना फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर चाइना ने सिर्फ प्लानिंग ही नहीं की है, बल्कि जो कंट्रीज के, जिन भी कंट्रीज के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, उन कंट्रीज को चाइना लोन देती है। और गाइज मैंने आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पहले भी डेवलप करी थी कि चाइना जो ये लोन प्रोवाइड करा रही है वो एक बड़ा डेट ट्रैप है। और आपको मैं एक चीज क्लियर बता दूं कि चाइना ये कभी नहीं चाहती है कि लोन का पैसा उसका वापस हो। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं चाहती है चाइना की लोन का पैसा वापस हो? तो उसके पीछे की वजह क्या है, चाइना क्या करेगी, चाइना एक बार एक कंट्री को लोन दे देगी। अब फिर लोन देने के बाद जो है, अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी किसी को लोन देता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप है, आपने जो है वो किसी को जो है वो लोन दे दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, किसी को आपने पैसे जो है उधार दिए हैं, तो आप तो यही चाहोगे ना कि आपका सूद पैसा जो है वो वापस आ जाए। बट ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये गेम अलग होता है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप सामने वाले को जो है वो कर्जे में डालते हो जिससे कि आपको दूसरे फेवर मिल सके। ये ब्यूरोक्रेसी का एक प्रकार का रूल है, राइट। ये ब्यूरोक्रेट्स का, एरिस्टोक्रेट का रूल है ये, कि सामने वाले को कर्जे में डाल दो और उसके बाद फिर उससे फेवर लो। तो चाइना क्या करेगी पता है, चाइना ऐसी कंट्रीज को, छोटी कंट्री को कर्जे में डाल देगी। और जब वो कंट्री कर्जा नहीं दे पाएंगी तो चाइना बोलेगी चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम कर्जा नहीं दे पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक मीटिंग होने वाली है, तो हमारे लिए वोट डाल देना, हमारे फेवर में वोट डाल देना। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट,
चाइना उस कंट्री को बोलेगी कि अब आप अपना पूरा माल हमसे खरीदो, क्योंकि माल खरीदने का मतलब आपको पता ही है गाइस कि चाइना का बिजनेस, चाइना की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, चाइना के अंदर इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट करेगी। तो इस प्रकार की कंडीशंस खेलेगा चाइना दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। और तीसरी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग बात करें गाइस, तो चाइना क्या बोलेगा कि रोड मैं बनवा रहा हूं, रूट मैं तैयार कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बनवा रहा हूं। तो भैया मुझे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखना है, सेफ्टी रखनी है इसकी, इसलिए मैं अपने सोल्जर्स तैनात करूंगा। और ऐसे करके टुकड़ों टुकड़ों जगहों पर, अलग अलग जगहों पर चाइना के मिलिट्री बेसेस तैयार हो जाएंगे, मिलिट्री बेसेस। और चाइना जो है वो क्या करेगी, मिलिट्री बेसेस तैयार करने के बाद अपनी स्पाई फोर्सेस को तैनात करेगी। चाइना निगरानी रखेगी दूसरी कंट्रीज के ऊपर, सर्विलांस करेगी, राइट। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपको बहुत पूरी एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने जहन के अंदर बिठा देनी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 3000 किलोमीटर का है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें ये हाईवेज बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, पाइपलाइंस तैयार कर रहे हैं। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेन एम जो है वो क्या है, ग्वादर सिटी, जो कि साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है, उससे इसे कनेक्ट करना है चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र जिंगजियांग का। क्या जिंगजियांग अभी न्यूज में आया था, किस चीज के लिए फेमस है जिंगजियांग, बताओ जरा। जिंगजियांग काफी ज्यादा ये क्षेत्र न्यूज में रहता है। जिंगजियांग किस क्षेत्र के लिए, उइघुर मुस्लिम के लिए। वेरी गुड, उइघुर मुस्लिम के लिए ये फेमस क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, जिंगजियांग, राइट। उइघुर मुस्लिम के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो ग्वादर, अब चाइना जो है वो क्या कर रही है, ग्वादर, अब ग्वादर पोर्ट जो है वो कहां पर है, इंडियन ओशियन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि वहां पर आप नीचे जाएंगे साउथ में अरेबियन सी आपको दिखाई देगी और इंडियन ओशियन आपको दिखाई देगा ग्वादर पोर्ट के पास आप देखेंगे तो मतलब चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव है रूट तैयार करना। इस प्रकार से विन विन सिचुएशन का गेम खेल रही है चाइना। एक तो ये रूट जो है वो तैयार करेगी, रूट तैयार करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका सप्लाई चेन जो है वो इंक्रीज होगा, इनहेंस होगा, बढ़ेगा, राइट। और दूसरी बात, ये इंडियन ओशियन क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहती है। तो इसलिए ये इस प्रकार की प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एम क्या है कि इसे पाकिस्तान की जो ग्वादर सिटी है उसको लिंक करना है चाइना की जिंगजियांग क्षेत्र से, और एक वास्ट नेटवर्क हाईवे और रेलवेज का तैयार करना है। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि हैवीली सब्सिडाइज लोन इस प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोवाइड करा रही है कंट्रीज को। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी पाकिस्तान को उसने लोन दिया, क्योंकि पाकिस्तान वही गरीब फकीर, उसके पास कहां से पैसा है। तो चाइना ने बोला मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बिकॉज चाइना का इंटरेस्ट है ना, चाइना का इंटरेस्ट है इसलिए वो पैसा दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया को काउंटर करना है तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके काउंटर किया जाता है। और एक रूल आपको पता ही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एनिमी इज अलाय, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग जानते ही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाइनीज बैंक ने लोन भी ऑफर किया, वो भी हाई सब्सिडी में। अभी का पाकिस्तान को पता नहीं लगेगा, बट अभी पता लगना शुरू भी हो गया है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन लोगों ने, चाइना के लोगों ने मतलब हालत खराब कर दी है पाकिस्तानियों की। पहले भी कई बार इससे रिलेटेड न्यूज आ चुकी है, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना कि पाकिस्तानी बिल्कुल भी इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से खुश नहीं है, क्योंकि यहां पर अब आ चुके हैं चाइनीज सोल्जर, जिसका जिक्र मैं आपको थोड़ी देर पहले ये भी मैंने आपसे किया। यहां पर आ गए चाइनीज सोल्जर, और यहां पर आ गए चाइनीज के सिविलियंस, मतलब चाइनीज के ही लोग, मतलब चाइनीज आ गए हैं काम करने वाले। तो अब आप खुद सोचो कि चाइना क्या गेम खेल रही है। चाइना बोल रही है कि हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करेंगे, बट बनाएगा कौन, हमारे लोग बनाएंगे। तो चाइनीज वहां पहुंच गए। सेफ्टी सिक्योरिटी कौन देगा, हमारे लोग देंगे। अब यार दुनिया की पॉपुलस कंट्री है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट करेंगे ना। बोलेगा एक काम करो, हम तुम्हें फॉरेन ट्रिप भेजेंगे, जाओ दूसरी कंट्री में हमारे प्रोजेक्ट को ध्यान रखो। ये गेम है चाइना का, ये गेम आप लोग को जो है वो समझना है। और पाकिस्तानी खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की जॉब चली गई इनके चक्कर में, और पाकिस्तान को इवन अपनी खुद की मिलिट्री फोर्स यहां पर डिप्लॉय करना पड़ गया सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि लोकलाइट्स यहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। लोकलाइट्स काफी ज्यादा एंग्री है,
उनको ना ही प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि उनका जो लाइवलीहुड जो है, आजीविका जो है, वो भी खतरे में है, राइट? तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडिया की क्या चिंता है? तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वहां से होकर गुजर रहा है और बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा है, जो कि अगेन एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है उसका प्लान क्या है कि वो इंडियन ओशियन पर अपने प्रेजेंस को एनहेंस करना चाहती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर चाइनीज का प्रेजेंस इंडियन ओशियन पर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इंटरेस्ट के विरुद्ध होगा, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सक्सेसफुली पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो ये रेड रैग होगा इंडिया के लिए। रेड रैग, भय सूचक चिन्ह हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर ट्रांसफॉर्म होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इट कैन बी डेंजरस फॉर अस, क्योंकि उसके पास पैसा आना सीधे सीधे हमारे अगेंस्ट, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान खड़ा होना शुरू हो जाएगा। एंड ग्वादर जो है वो अरेबियन सी कोस्ट जो बलूचिस्तान का है वहां पर लोकेटेड है, और ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम चली रही है। अलगावादी विद्रोह का शिकार ऑलरेडी ये क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, और इस प्रोजेक्ट के कारण हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि ये सब जो लोग हैं, जो इंसर्जेंट्स जो है, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत हमारे लिए हो सकती है। और इंडिया, आप जानते हैं कि ना चाइना से इंडिया चाइना को ट्रस्ट करती है, ना पाकिस्तान को ट्रस्ट करती है, दोनों के साथ ही हमारे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहे हैं। तो ये अपने प्रोजेक्ट को हमारे विरुद्ध ही जो है वो करेंगे, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ ही जो है वो करेंगे, है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। हालांकि तो हमने छाबर पोर्ट जो है वो ईरान के अंदर स्टैब्लिश किया है इसको काउंटर करने के लिए, बट अभी भी अफगानिस्तान के अंदर जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर ये हॉल्ट होगा ये सब पूरे प्रोजेक्ट्स, राइट? तो ये भी एक बड़ा इशू है हमारे लिए अभी एट प्रेजेंट। तो इंडिया के लिए अभी तो चैलेंजेस है, बट यस हम लोग इस चैलेंज से जो है वो जरूर बाहर निकलेंगे ही। इस पर हम लोग काम कर ही रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की हमने मान लिया था कि हम अफगानिस्तान के साथ जो है वो किसी प्रकार की डील जो है वो नहीं करेंगे, बट फिर भी तालिबानियों के साथ, बट फिर भी हम लोगों ने जो है वो कदम आगे बढ़ाया। इंटरनेशनली हम लोग जो है उस पर डिस्कशन हमने करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि हमारे हमारे इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर हो रहा है, राइट? तो ये था पूरा पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वुमेन से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उसमें भी आपसे ये स्कीम का जिक्र जो है वो किया जा सकता है, आप कर सकते हैं मेंस में से स्कीम का जिक्र। सो गाइस, गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफाई किया है कि हस्बैंड के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का बेनिफिट उठाने के लिए। स्पेशली सरकार जो है वो टारगेट कर रही है अब सिंगल मदर्स के ऊपर और एबेंडेंट मदर्स के ऊपर, यानी कि ऐसी माताएं जिनको कुछ घटिया परिवार वाले जो है वो निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, राइट? तो ऐसी माता जो है उनको भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके सरकारी स्कीम्स का, तो उस पर्पस के लिए सरकार ने ये चीज क्लैरिफाई कर दी है कि इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का बेनिफिट उठाने के लिए हस्बैंड के आधार की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दिस इज द न्यूज। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एग्जैक्टली है क्या? तो ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, सभी की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट हो चुका है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के प्रोविजन के ऊपर ये आधारित हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है माताओं को, जिससे कि वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, और प्रेगनेंसी के दौरान जो उनका वेज लॉस होता है उसको कंपनसेट कर सकें। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान वो ऑफिस वगैरह नहीं जाती, कमा नहीं पाती हैं, तो सरकार के द्वारा जो ये पैसा प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के माध्यम से, तो वो कंपनसेट हो जाए। ये स्कीम 2016 में सरकार ने अनाउंस करी थी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल हो गई, इंप्लीमेंट हो गई 1 जनवरी 2017 से। इस स्कीम के बेनिफिशियरी कौन है? सभी की सभी प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टिंग महिलाएं। अब लैक्टिंग महिलाएं कौन होती हैं? वो महिलाएं जो अपने बेबी को फीड करती हैं। इसमें उन लोग को एक्सक्लूड कर दिया गया है जो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जॉब करते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, पीएसयू में काम करते हैं, या फिर उन बेनिफिशियरी को अगर किसी भी पर्टिकुलर दूसरी स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, सिमिलर बेनिफिट जो है वो मिल रहा है, तो फिर उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इस स्कीम से। इस स्कीम में सभी के सभी एलिजिबल प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टिंग मदर जो है वो हम लोग को देखने को मिलती हैं कि शामिल हैं, और जिनकी प्रेगनेंसी 1 जनवरी 2017 या उसके बाद जो है वो हुई है, और उनके पहले चाइल्ड के लिए ये स्कीम हम लोग को एप्लीकेबल देखने को मिलती है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना
क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो स्कीम है ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए है या बोथ, ये दोनों चाइल्ड के लिए है स्कीम। तो इसमें एक अपडेट मैं आपको दे देता हूं। हालांकि ये स्कीम जो स्टार्ट की गई है ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए की गई है, कि फैमिली में फर्स्ट चाइल्ड के लिए, बट एक पॉइंट ये याद रखना कि दो चाइल्ड के लिए भी हो सकती है, सेकंड चाइल्ड के लिए भी, बट विद अ कंडीशन। कंडीशन ये है कि दूसरी चाइल्ड जो होनी चाहिए वो बच्ची होनी चाहिए, गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, कितना कैश मिलता है? तो 5,000 रुपए मिलता है, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है कुछ कंडीशंस पर। पहला इंस्टॉलमेंट मिलता है कि जब आप प्रेगनेंसी को रजिस्टर करवाते हो, दूसरा जब आप एंटी नटाल चेकअप करवाते हो, तीसरा जब रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, यानी कि उसकी जब पहली साइकिल होती है वैक्सीनेशन की, पहले लिविंग चाइल्ड की, और उसका जो बर्थ का सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन जो होता है, तो उस समय पर जो है वो तीसरा और फाइनल इंस्टॉलमेंट जो है वो दे दिया जाता है। और इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से 1,000 रुपए और जो है वो माताओं को दिए जाते हैं। तो टोटल माता को जो बेनिफिट होता है वो 6,000 रुपए का होता है इस स्कीम के तहत। तो ये चीज याद रखिएगा, 5,000 प्लस 1,000, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिफॉर्म सामने आया है, प्रस्ताव किया गया है, राइट, कि केंद्र जो है वो बहुत ही जल्दी बेनिफिट जो है वो सेकेंड चाइल्ड पर भी प्रोवाइड कराएगी, बट शर्त यह है कि सेकेंड चाइल्ड बच्ची होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। और ये पूरी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम जो है वो क्या है कि प्री बर्थ सेल्फ सिलेक्शन को, सेक्स सिलेक्शन को, प्री बर्थ सेक्स सिलेक्शन को डिस्करेज करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का हम लोग को देखने को मिलता है। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं आपको डीलिमिटेशन का अर्थ क्या होता है ये समझाता हूं। डीलिमिटेशन लिटरली मींस द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट दैट हैज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। विधायी निकाय वाले किसी राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण प्रक्रिया परिसीमन होती है। तो बहुत सारी चीज ऊपर से चली गई होगी, अब समझो सिंपल तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन क्या है और इसका काम क्या है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपकी स्टेट में लोकसभा से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि कितनी सीटें हैं आपकी स्टेट के अंदर लोकसभा की, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, राइट, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप, यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं और उन्हें हम लोग चूज करके जो है वो इलेक्ट करके बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, राइट, कि काफी सारे लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं। आपको पता होगा इलेक्शन के दौरान काफी सारे लोग खड़े होते हैं, उनमें से आप एक को चूज करते हैं और वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बन जाते हैं। लोकसभा के इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो, राइट, वैसे ही स्टेट के इलेक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्ट किया जाता है लोगों को, तो वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होते हैं, राइट, तो उनको जो है वो इलेक्ट किया जाता है, राइट। तो आता है ना क्वेश्चन कि आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं, यानी कि ये फलाना स्टेट की, इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं इस स्टेट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और कई बार तो पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके स्टेट की बताइए कि लोकसभा से कितनी सीटें हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे लोग खड़े होते हैं, नेता खड़े होते हैं, जिन्हें आप क्या करते हो, इलेक्ट करते हो और फिर उन्हें लेजिस्लेट एमएलए बनाते हो या एमपी बनाते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हो। तो ये जो एरिया है, ये जो बाउंड्री है, ये जो टेरिटरी है, इसको बनाने का काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाऊंगा इसमें, आप ये चीज ध्यान में रखिए, ये जो डीलिमिटेशन यानी कि जो बाउंड्रीज जो बनती है ना, ये बाउंड्रीज एरिया के ऊपर आधारित नहीं होती है। ये बाउंड्रीज किसके ऊपर आधारित होती है, पॉपुलेशन के ऊपर, राइट, हमारी जनसंख्या के ऊपर जो है वो आधारित होती है ये बाउंड्रीज। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, राइट। सिंपल तरीके से ये ध्यान में रखना है कि जिस स्टेट के अंदर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट की सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा के अंदर। यकीन नहीं आ रहा तो आप उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम लोग को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी वहीं की हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है?
इसके पीछे का लॉजिक है कि हमारी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट है, राइट, या फिर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसमें कौन बैठते हैं, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। यानी कि इंडियन पॉपुलेशन चूज करती है अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, किस पर्पस के लिए, कि वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए कानून बनाए। तो ये जो लीडर हैं जिन्हें हम चूज करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीडर, राइट। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ इस प्रकार से बनाती है डीलिमिटेशन कमीशन कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो है वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट हो पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। यानी कि लोग प्रॉपर तरीके से, जैसे फॉर एन एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लोग हम लोग को देखने को मिलता है कि एक मेंबर को चूज करेंगे, ठीक है। यानी कि 10 लोग, बहुत आसान कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, 10 लोग एक मेंबर को चूज करेंगे। अब लेट्स से कि एक पर्टिकुलर, एक बड़ा घर है जिसमें 20 लोग रह रहे हैं, तो 20 लोग उस घर, आप घर को स्टेट मानो, ठीक है, आप एक घर को स्टेट मानिए, एक घर के अंदर 20 लोग हैं, तो वहां से कितने सदस्य चूज किए जाएंगे, 2 सदस्य, राइट, क्योंकि हमने पॉपुलेशन की बात करी कि 10 लोगों में एक लोग को जो है वो चूज करना है, यानी कि 10 लोग एक इंसान को चूज करेंगे। तो 20 लोग हैं तो मतलब वहां पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, उस एरिया को डिवाइड कर दिया जाएगा 10-10 में, राइट। तो वहां से 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। अब कोई एक ऐसा घर है जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 10 या 30 लोग रह रहे हैं, तो वहां पर 3 लोगों को चूज किया जाएगा। तो जितनी स्टेट की जितनी पॉपुलेशन, उतनी सीटें उस स्टेट की हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार से बनाना है पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट को नहीं, वो पूरे इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट करे। क्योंकि पार्लियामेंट स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करती है, अगर पार्लियामेंट की अगर हम बात करें लोकसभा की स्पेशली, क्योंकि आप लोकसभा के सदस्य को ही चूज करते हो, राइट, तो वही तो जो है वो इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्योंकि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हम लोग को, जनरल इलेक्शन जो देखने को मिलता है, राइट, वो किसके लिए, अब जैसे पीएम की बात करें, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, राइट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, राइट, यानी कि आपने पूरे इंडियन पॉपुलेशन ने जो पार्टी को जो चूज किया है, जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं, राइट, जो पार्टी अमंग द रेस्ट ऑफ द पार्टीज मेजॉरिटी में है, मैंने इसलिए बोला अमंग द रेस्ट ऑफ द पार्टी, मैंने टोटल मेजॉरिटी इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें पता है कि 50% से कम भी, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज नहीं कर रही, यानी कि 50% से भी कम इंडियन पॉपुलेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर रही है, तो भी वो जीत जाती है। क्यों? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि लेट्स से कि 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, 4 पॉलिटिकल पार्टी में मान लेता हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी को 30% वोट मिले, एक को 20% वोट मिले, एक को 25% वोट मिले और एक को रेस्ट ऑफ द वोट मिले, तो जीतेगी कौन, 30% वाली, राइट, क्योंकि अमंग द रेस्ट इसको सबसे ज्यादा मिले हैं, तो इसने मेजोरिटी जो है वो अपनी बना ली, है ना। फिर कोलिशन के केस में यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है, गठबंधन वाली सरकार जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि उस केस में तो वो एक अलग सिनेरियो, वो मैं आपको अलग समझाऊंगा। बट मैं अभी आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती हैं, राइट, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती हैं। तो ये जो डीलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती हैं, ये एरिया के आधार पर नहीं बनाती हैं, ये पॉपुलेशन के आधार पर बनाती है, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाती है। तो ये एक मेन पॉइंट है जो आप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि यहां पर लोग गलती करते हैं। अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि डीलिमिटेशन कमीशन एरिया वाइज, राइट, एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। वो एरिया वाइज नहीं बनाती, वो पॉपुलेशन को देखकर कि उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसको देखकर वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। तो अभी ओवरऑल आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि कार्य क्या होता है डीलिमिटेशन कमीशन का, परिसीमन आयोग का, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का, राइट। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, राइट। आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन आप समझ गए है क्या ये, राइट। और ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है, इसको डीलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसके जो ऑर्डर होते हैं वो कानून के समान होते हैं, फोर्स ऑफ लॉ का नेचर होता है इनके ऑर्डर्स का। मतलब कि आप
इनके ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक या तो सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एज अ चेयरमैन के तौर पर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई इलेक्शन कमिश्नर इसके सदस्य हो सकते हैं। और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इस बॉडी के। तो ऐसे करके ये 3 मेंबर की बॉडी हमें देखने को मिलती है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीलिमिटेशन की बात की गई है, डीलिमिटेशन कमीशन की? तो यस, की गई है आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 82 में मेंशन है कि हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाया, पार्लियामेंट जो है वो बनाए, राइट। एक कानून के तहत डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो इनैक्ट करे, लागू करे हर एक सेंसस के बाद। तो ये आर्टिकल 82 कहता है। और आर्टिकल 170 कहता है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट के लिए डीलिमिटेशन कमीशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम लोग को देखने को मिलती है कि जो बनाती है, तो सेम स्टेट जो है उनको भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाए डीलिमिटेशन एक्ट के तहत हर एक सेंसस के बाद, राइट। कि स्टेट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर एक सेंसस के बाद जो है वो बनाई जाए डीलिमिटेशन एक्ट के तहत, ये आर्टिकल 170 कहता है, राइट। बट अभी आप ये चीज ध्यान में रखिए, अभी डीलिमिटेशन कमीशन को फ्रीज कर दिया गया है टिल 2026 तक फ्रीज कर दिया है। 2026 के बाद का जो सेंसस जो बनेगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2031, तो उसके बाद हम लोग को डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो पूरे इंडिया के लिए देखने को मिलेगी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। तो अभी गाइस ये टॉपिक न्यूज में इसीलिए आया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन की जो हेड है, राइट, इनकी जो चेयरमैन है रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, तो इनसे अभी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ डिटेल्स जो है वो मांगी है। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में आया है। बट मैं आपको ये जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी कुछ चीज बताना चाहता हूं। तो इस कमीशन ने अभी हालांकि कहा है कि बहुत जल्दी ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इन्होंने ये भी चीज कही है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टोपोग्राफी जैसी है, यानी कि भौगोलिक स्थिति वहां की जैसी है, काफी दुर्गम इलाके जो है, डिफिकल्ट टेरेन जो है, वहां पर संचार के साधन की अगर हम लोग बात करें या फिर कन्वीनियंस की यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करें, तो कह रहे हैं कि इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड, कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वहां पर तैयार करनी है, राइट। और आपको बता दें गाइस कि इस कमीशन को एक कार्य सौंपा गया है कि 83 सदस्यीय विधानसभा जो हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर की देखने को मिल रही है, 83 मेंबर असेंबली, तो उसमें 7 और सीटें जो है वो बनानी है, मतलब 7 और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो निर्धारित करनी है। तो ये कार्य जो है वो सौंपा है जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन को। और पहला डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तब आई थी जब डीलिमिटेशन कमेटी 1951 में बैठी थी। इस समय जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी, जिस समय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, उसमें 25 मेंबर थे। और पहली फुल फ्लेज डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी 1981 में, और उसने 1995 में अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करी थी, राइट। किस सेंसस के आधार पर? 1981 के सेंसस के आधार पर, 1981 जनगणना के आधार पर। फिर उसके बाद कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाई नहीं गई। फिर 2020 में डीलिमिटेशन कमीशन गठित की गई। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अभी ये अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है। इसको कार्य सौंपा गया है कि 7 और सीटें ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है वो बनाएगी, तैयार करेगी, राइट। और इवन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है, उनके लिए रिजर्वेशन भी जो है वो यहां पर ग्रांट किए गए हैं। और आज की डेट में टोटल नंबर ऑफ सीट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 83 से बढ़ाकर 90 जो है 90 जो है वो की जा रही है, राइट। और इसके अलावा 24 सीटें जो होंगी वो रिजर्व करी जाएंगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया के लिए, और उसको खाली रखा जाएगा, राइट। और गाइस परिसीमन अधिनियम 2002, डीलिमिटेशन एक्ट 2002 और दूसरे जम्मू एंड कश्मीर के जो और भी काफी सारे जो बिल्स हम लोग को देखने को मिले, राइट, जो अगस्त 2019 में लाए गए, जिस समय जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, तो इसके प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पिछले 6 मार्च 2020 को केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो पिछले साल ये डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की बनाई गई कि जम्मू एंड कश्मीर जो बाइफरकेट हो गई, आज की डेट में आप सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख यूटी और जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो असेंबली है, राइट, तो एक तो उसकी यूटी वाली असेंबली,
के लिए मतलब एक्चुअली सीटें जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो इस चीज को निर्धारित करने के लिए इसको बनाया गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लोकसभा के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, इसको निर्धारित करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई पिछले साल। तो इसको लेकर ये पूरा टॉपिक था, बट मैं उम्मीद करता हूं डीलिमिटेशन कमीशन का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन अभी बैठी है, जिसको हेड किया है रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने। इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो, फाइनल रिपोर्ट तो नहीं कहेंगे, इंटरिम रिपोर्ट अभी सबमिट करी है, राइट। अभी इन्होंने अंतरिम रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी है, और रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 28 नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 28 नए विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया है या उनका नाम बदल दिया गया है। तो 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर चेंजेस हुए हैं अभी तक, और 19 असेंबली सेगमेंट जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, 19 विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है। सभी की सभी 5 लोकसभा सीट जो है वो रीड्रॉ की गई है, मतलब कि पुनर्निर्धारण उनका जो है वो किया गया है 5 लोकसभा की सीटों का। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आइडेंटिफाई किया गया है सबसे छोटी छोटी सीट के तौर पर, या जो क्षेत्र है विधानसभा, जो क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो सबसे छोटा हम लोग को ये नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। सिंपल से पॉइंट्स है जो अभी अपडेट्स आए, हालांकि उतना ये सब अपडेट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट एक बेसिक सा आपको आइडिया रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन कमीशन अभी हमें देखने को मिला है, जिस पर मेन टारगेट जो है वो किया गया है किस चीज के ऊपर, वहां पर असेंबली को ड्रॉ करने के ऊपर किया गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ करने के ऊपर किया गया है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये, इस पर आप जो है वो ध्यान दीजिए। आप ये टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 2 में भी बहुत काम का है, जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को जुडिशियल स्क्रूटनी से छूट दिए जाने के संबंध में विचार करने और गौर करने का निर्णय लिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एग्जामिन करेगी, उसकी जांच करेगी कि केंद्र सरकार हर बार क्या बोलती है। कोई भी मामला अगर केंद्र सरकार के सामने आता है और वो मामला अगर मामले से हटना चाहती है, निकलना चाहती है, तो वो सिर्फ एक ही शब्द का यूज करती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम इस पर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, या हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं जिसके बारे में बताया नहीं जाएगा, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो हर बार काफी केसेस में ऐसा देखा गया कि जानबूझकर केंद्र सरकार जब भगना चाहती है, किसी मामले से हटना चाहती है, इग्नोर करना चाहती है किसी मुद्दे को, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे देती है, इवन कोर्ट तक को रोक देती है हस्तक्षेप करने से नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए। तो आपको बता देगा इसकी मीडिया वन टीवी चैनल मामले पर अभी जो सुनवाई जो है चल रही थी, उसी के दौरान अदालत के सामने एक सवाल आया कि क्या न्यायिक जांच यानी कि जुडिशियल स्क्रूटिनी को सीमित करने के लिए राज्य द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल एक आधार के रूप में किया जा सकता है। और हाल ही में सरकार द्वारा केरल उच्च न्यायालय में मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन की प्रसारण अनुमति रद्द करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। मतलब यह कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि ये मीडिया चैनल को, एक्चुअली क्या था कि मीडिया चैनल जो है उसके ब्रॉडकास्ट को इन्होंने रोक दिया था, या टेलीकास्ट को इन्होंने रोक दिया था, कैंसिल कर दिया था। और जब पूछा गया क्यों कैंसिल किया गया, तो बोलते कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए जो है वो कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में आदेश देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का भूत दिखाकर अदालतों से फ्री पास दिए जाने की उम्मीद नहीं कर सकती। मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज के बारे में क्लियर कर दी, ये पॉइंट याद रखना मेंस में लिखने के लिए, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तक इस पर मोहर लगा दी है कि केंद्र सरकार बार बार अपने आप को बचाने के लिए या किसी मामले से बचने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र नहीं कर सकती है, और जुडिशियल स्क्रूटनी या जुडिशियल रिव्यू से बच नहीं सकती है। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या टिप्पणी की गई है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है, लिमिटेड है। स्कोप जो है जुडिशियल रिव्यू का नेशनल सिक्योरिटी के मामले में वो लिमिटेड है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा का भूत खड़ा होने पर राज्य के लिए फ्री पास मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो राज्य को फ्री पास दिए जाने के संभावित नुकसान जो है वो क्या है, तो हाल ही में नागरिकों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं में
राज्य को फ्री पास दिए जाने का डरावना असर शामिल है। इस तरह की छूट दिए जाने से स्वतंत्र अभिव्यक्ति और खासकर मीडिया को राज्य की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। फ्री स्पीच का पूरा उल्लंघन होगा, यानी कि आर्टिकल 19 गायब। सरकार के नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मीडिया जो है उनको बंद करवा सकती है सरकार, क्योंकि मीडिया जो है वो क्या कर रही है, सरकार के अगर काले कारतूत जो है वो अगर सामने लेकर आती है तो सरकार जो है वो क्या करेगी, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उसको बंद करा देगी। तो ये दिस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, इस प्रकार की अगर सिचुएशन होने लगेगी तो, राइट, डेमोक्रेसी के लिए ये पूरा पूरा खतरा हो जाएगा, राइट। और अनुराधा भसीन मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? तो ये जो पूरा केस चला था, ये आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बैकग्राउंड पर हम लोग को देखने को मिला था कि जिस समय आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था और इंटरनेट पर रोक जो है वो लगा दी गई थी, तो उसके संबंध में पूरा मामला था। तो अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, ये जो मूल अधिकार जो है, उसको प्रतिबंधित करने वाले राज्य के किसी भी आदेश के पीछे स्पष्ट कारण होना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि अगर आप किसी के फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन जो मेन फंडामेंटल राइट है, उसका अगर आप उसको बंद करते हो, उसको बैन करते हो, उस पर रोक लगाते हो, तो आप एक स्पष्ट कारण जो है वो दो, उस पर रोक लगाओ, तब रोक लगाओ। नेशनल सिक्योरिटी का सिर्फ एक दो वर्ड जो है वो रखकर आप रोक नहीं लगाइएगा। तो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है। और अदालतों के लिए इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि राज्य ने जिम्मेदार तरीके से काम किया है और मनमाने तौर से नागरिकों के अधिकार को नहीं छीना गया है। तो ये चीज है कि अदालत, यानी कि पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर फंडामेंटल राइट जो है उसको बंद करने की बात करती है, रोक लगाने की बात करती है, ऐसा कुछ ऑर्डर जो है वो पास करती है, तो उस कंडीशन में उसके पास प्रॉपर जो है वो आंसर होना चाहिए, और ऐसा आंसर होना चाहिए, ऐसा रिप्लाई होना चाहिए कि जिस रिप्लाई से कोर्ट सेटिस्फाई हो सके, राइट। तो ये चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी थी। इसके अलावा और भी कुछ मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं। भारत सरकार बनाम बंगाल क्रिकेट संघ का मामला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का मामला, और श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का मामला, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि एक ही बात है, यूनियन ऑफ स्टेट का मामला। इसमें अदालत ने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जहां तक भी संभव हो, आबादी के हर वर्ग तक सूचना पहुंचाने का अधिकार शामिल है। सूचना के प्रसार का व्यापक दायरा या इसका अधिक प्रभाव नागरिकों के इस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकता और ना ही इस पर लगाई गई रोक को सही ठहरा सकता है। मतलब कि क्लियरली यहां पर प्रेस पर जो है वो फोकस किया गया क्लियरली कि लोगों तक जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए। करेक्ट और इनकरेक्ट वाली बात नहीं, इंफॉर्मेशन तो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी देखो मेन चीज क्या है, फेक न्यूज का भी एक ऑप्शन है, हम लोग को देखने को मिलता है। अगर कोई भी चीज पब्लिश होती है तो उसमें आजकल तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा व्हाट्सएप वगैरह पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर कितनी ज्यादा फेक न्यूज जो है वो रिलीज हो रही है कि नहीं? आप खुद ही इस चीज के बारे में जो है वो जानते हैं। बट यहाँ पर मुद्दा फेक न्यूज का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा है इंफॉर्मेशन का, राइट, पब्लिकेशन का, राइट। तो जिस पर सरकार जो रोक लगा देती है, तो लोगों का अधिकार ये भी है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, आप उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने से रोक नहीं लगा सकते, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? तो जुडिशरी की पावर की किसी भी पर्टिकुलर सरकार द्वारा लिए गए या फिर इवन लेजिस्लेटिव द्वारा या एग्जीक्यूटिव द्वारा, जैसे कि आप कल को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो आप भी अगर कोई ऑर्डर देंगे तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो एप्लीकेबल होता है, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड तो जुडिशरी जो है, कोर्ट जो है वो क्या करती है, चेक करती है, देखती है कि कहीं इस प्रकार का कोई ऑर्डर तो नहीं आया जो फंडामेंटल राइट का या फिर इन जनरल जो ह्यूमन राइट्स की बात करें या सिविलियन राइट्स की बात करें, उसका उल्लंघन हो रहा हो, राइट, गलत कानून बना दिया गया, तो वो सब चीजें जो है वो चेक करती है कोर्ट। तो आज की डेट में जुडिशियल रिव्यू जो है, जो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, इसके बारे में अगर हम बात करें कि उसकी क्या स्थिति है, तो जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आती है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 136, 142 और 147 से आती है। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप लक्ष्मीकांत की बुक नहीं, पीएम पीएम बख्शी करके एक किताब है गाइस, पीएम बख्शी किताब है, काफी अच्छी किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी सी किताब है। अगर आप चाहें तो उसको जो है वो खरीद लीजिएगा, या बेयर एक्ट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, राइट, बेयर एक्ट्स।
तो वो जो है वो आप खरीद नहीं रहेगा, या इंटरनेट पर भी अवेलेबल होते हैं, तो या फिर उसकी तो काफी सारी एप्लीकेशंस वगैरह भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन आप डाल देंगे तो पूरी चीज आपको मोबाइल में जो है वो ऐप में ही मिल जाएगी। या फिर मैं ट्राई करूंगा कि इससे रिलेटेड भी आपको एक पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दूं, कि जिससे कि आपके लिए जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। तो आप क्या करना कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, पीएम बख्शी है, मैं अगर उसका नाम, अगर मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहा, जहां तक है उसका नाम पीएम बख्शी ही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसको एक बार चेक कर लेना। छोटी सी किताब है, ज्यादा मोटी किताब नहीं है, 100 120 25 रुपए की आती है वो, राइट। बट वो बेयर एक्ट है, उसमें क्या है कि एक ही जगह पर आपको बिल्कुल शॉर्ट में जो है वो, शॉर्ट में नहीं मतलब थोड़ा डिटेल में भी रहता है, बट प्रॉपर आपको आर्टिकल लाइन से मिल जाएंगे। तो हमेशा वो किताब आपकी टेबल में रखी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 136, 142 और 147, तो ये आपका एक टास्क है कि इन आर्टिकल को आपको एक बार रीड करना, और जैसे ही टास्क फिनिश हो जाए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता देना कि टास्क आपने फिनिश कर लिया है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो किस पर्पस के लिए हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि फंडामेंटल राइट्स, जो गारंटी दी गई है फंडामेंटल राइट्स की पार्ट 3 के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसको लागू किया जाए। जैसे कि कई बार फंडामेंटल राइट अगर लागू नहीं हो रहा है, उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लागू करो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर आर्टिकल 13 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है, ये रोकता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे कानून ना बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हो, राइट। और प्रोविजन जो आर्टिकल 13 का है ये इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन को, और कानून ऐसे ही बनाने हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के दायरे में हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। गाइस एक बहुत शानदार टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स। इस टॉपिक को कवर करने से पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ध्यान नहीं देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, तो पूरा फोकस इस टॉपिक पर रखिए। देखिएगा इस बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? एक डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये लोन है, राइट। बॉन्ड्स यानी कि लोन। अब मैं आपको और आसान सिंपल शब्दों से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक कोई कंपनी है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि कंपनी को, अगर कंपनी चलाने के लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको चाहिए कैपिटल। तो कंपनी को कैपिटल अगर चाहिए तो कंपनी के पास क्या क्या रास्ते होते हैं? पहला रास्ता, कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो कंपनी बैंक के पास जा सकती है लोन लेने के लिए। दूसरा रास्ता, कंपनी अपने शेयर जारी कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, तो उससे वो मार्केट से पैसा उठा लेगी। तीसरा रास्ता, कंपनी डिबेंचर जारी कर सकती है, एक ही टाइप का होता है बट थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है। चौथा हम लोग को देखने को मिलेगा, कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी बॉन्ड जारी कर सकती है, जिसके बारे में अभी हम लोग समझ रहे हैं। बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड जारी कर सकती है। तो एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो बॉन्ड जारी करके जो है वो फंड रेज कर सकती है, फंड उठा सकती है, कैपिटल मार्केट से उठा सकती है ना। अब देखिए बॉन्ड होता दिखता कैसे, ये अब हम लोग समझते हैं दूसरे स्टेप में। तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप समझिए, ये एक पेपर होता है, ठीक है। इसमें एक फेस वैल्यू होती है। क्या होती है? इसमें एक फेस वैल्यू, जैसे एक पेपर के ऊपर एक अमाउंट लिखा रहता है। जैसे मान लेते हैं 1000 रुपए का बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। पेपर के ऊपर 1000 रुपए जो है वो लिखे हुए हैं। एक व्यक्ति आपकी कंपनी में आएगा और ये आपसे 1000 रुपए देकर, आपकी कंपनी को 1000 रुपए देकर, या फिर एक कंपनी को 1000 रुपए देकर बॉन्ड जो है वो ले लेगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपकी कंपनी है, राइट, आप कंपनी चला रहे हो, तो आपकी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपने बॉन्ड जारी की है। तो सामने वाला व्यक्ति आया, जैसे मैं आया आपके पास और मैंने आपकी कंपनी से बॉन्ड जो है वो खरीद लिया 1000 रुपए का, ठीक है। मैंने आपको दिए 1000 रुपए और आपने मुझे दे दिया एक पेपर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, यानी कि एक पेपर, वैलिड पेपर, वैलिड डॉक्यूमेंट, राइट। और इसमें लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड 5 साल बाद मैच्योर होगा, यानी कि अब मैं आज की डेट से 5 साल बाद जब वापस आपकी कंपनी में आऊंगा तो ये पेपर दिखाऊंगा जो आपने मुझे दिया है, तो आपकी कंपनी मुझे मेरे 1000 रुपए दे देगी। अब आप बोलोगे कि सर इससे आपको क्या फायदा होगा? तो बॉन्ड गाइस इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो बॉन्ड आते हैं। जैसे कि मैंने ये जो बॉन्ड खरीदा, तो आपने जो बॉन्ड जारी किया था वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जारी किया था। मतलब मैंने आपको 1000 रुपए जो दिए, इस पर आपकी कंपनी मुझे हर साल 100 रुपए देगी, राइट, यानी कि 10%। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए ही होता है ना। तो हर साल आपकी कंपनी मुझे कितना देगी? 100 रुपए देगी। ऐसे करके 5 साल में मैंने कितने कमा लिए? 500 रुपए कमा लिए। मतलब कि
मैंने 1,000 रुपए जमा किए आपकी कंपनी में और 5 साल में मैंने 500 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए, तो 500 रुपए तो मेरी जेब में आ ही गए हर साल के हिसाब से। फिर आखिरी में 5 साल बाद जब मैं आपके पास आऊंगा तो ये 1,000 रुपए भी मुझे मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का लोन होता है जो कि पब्लिक से या मार्केट से कंपनी उठाती है लोन, राइट, बॉन्ड को जारी करके। यहां तक बात क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सर कंपनी बैंक के पास क्यों नहीं जाती? अब देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं आपकी कंपनी है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक से लोन ले लो या फिर आप बॉन्ड जारी कर दो, ठीक है। तो बॉन्ड आप समझ गए कि बॉन्ड क्या होता है। आप बैंक के पास गए, बैंक ने बोला कि भैया 14% इंटरेस्ट लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। तो आपने क्या बोला कि अरे ये तो 14% ले रहा है, हटाओ इसको, मैं तो एक काम करता हूं मार्केट से 10% में बॉन्ड जारी कर देता हूं। तो आपको तो पैसे चाहिए ना, आपको तो पैसा चाहिए, पैसा कहीं से भी आए, चाहे वो बैंक से आए चाहे वो मार्केट से आए, बट आपका फायदा किस में हो रहा है? आपका फायदा बैंक को 14% इंटरेस्ट देने में हो रहा है या फिर आपको पब्लिक को 10% इंटरेस्ट देने में हो रहा है आपका फायदा? तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं 10% ब्याज दूंगा पब्लिक को, देखिए बात को और ध्यान समझिए, आपको हर साल अगर जैसे 1,000 रुपए आपको चाहिए तो आपको हर साल 100 रुपए देने में फायदा है या हर साल 140 रुपए देने में फायदा है, राइट, इंटरेस्ट देने में फायदा है। तो आप बोलोगे कि सर जेब से जितना कम पैसा जाए उतना अच्छा है, तो 100 रुपए देने में फायदा है। तो बॉन्ड क्या होता है? एक कंपनी को जब बैंक से, और हमेशा आप देखिएगा बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम ही इंटरेस्ट होता है, वो बॉन्ड का होता है। अब आप बोलोगे कि सर फिर पब्लिक क्यों खरीदती है? इस चीज को और बेहतर तरीके से समझो। देखिए, पब्लिक ने देखा कि उनके पास रखा है पैसा, अब एक पब्लिक है डर रही है शेयर में इन्वेस्ट करने से, उनको डर लग रहा है कि अरे यार इन्वेस्ट करेंगे पैसा डूब ना जाए, ये सोच रहे हैं कि चलो इसकी एफडी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि 1,000 रुपए की एक व्यक्ति सोच रहा है कि यार मैं एफडी बना लेता हूं। फिर ये बैंक गया, बैंक में इसने देखा कि अरे यार एफडी में तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिल रहा है, राइट, बट इसने एक एडवर्टीजमेंट देखा कि आपकी कंपनी जो है वो बॉन्ड जारी कर रही है जिसमें रिटर्न जो है वो 10% का देगी सालाना। तो एक पब्लिक 8% लेने में फायदा देखेगी या 10% लेने में फायदा देखेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको ज्यादा पैसा आएगा उसको उतना फायदा ना। देखो बात सिंपल सी है, जिसकी जेब से जितना कम पैसा गया उसको उतना फायदा, और जिसकी जेब में जितना पैसा आया उसको उतना फायदा। तो पब्लिक की जेब में 10% आ रहा है और कंपनी की जेब से 10% जा रहा है 14% की जगह, राइट। तो बैंक से पब्लिक को बैंक से कंपनी को 14% में इंटरेस्ट मिल रहा था, बट कंपनी ने क्या किया, 10% में इंटरेस्ट में जो है वो पैसा उठा लिया। तो कम पैसा जो है वो कंपनी की जेब से जा रहा है ना, कम पैसा जा रहा है, 100 रुपए जा रहा है, जहां 140 जाना चाहिए था वहां 100 रुपए जा रहा है, और जहां 80 रुपए मिलना था पब्लिक को वहां पब्लिक को 100 रुपए मिल रहा है, यानी कि 20 रुपए का फायदा। तो यहाँ पे पब्लिक को भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा है। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, इस प्रकार से ये ऑपरेट करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इकोनॉमिक्स का जो ये टर्म है ये बहुत अच्छे से अब आप समझ गए होंगे, बॉन्ड्स। एक और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, जब भी सरकार बॉन्ड रिलीज करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखना, सरकारी बॉन्ड हमेशा सॉवरेन बॉन्ड कहलाते हैं, राइट। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए हो कि बॉन्ड क्या होता है। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है गाइस। ग्रीन बॉन्ड का मतलब, एक जब भी कोई कंपनी किसी ऐसी एक्टिविटी पे पैसा लगा रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपकी कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो बना रही है ना। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करेगी, तो कैसी इंडस्ट्री है ये, ग्रीन इंडस्ट्री है। क्लाइमेट पर इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, क्लाइमेट के लिए फायदेमंद है। तो जो भी पर्टिकुलर कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जो एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद होते हैं, और उस प्रोजेक्ट पर मार्केट से पैसा उठाने के लिए जो कंपनी बॉन्ड जारी करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड। और ग्रीन बॉन्ड को आज की डेट में काफी अट्रैक्टिव भी बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स एग्जेम्पशन देती है और काफी सारे बेनिफिट देती है। यानी कि सरकार खुद प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी भी जो है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करे मार्केट से पैसा उठाने के लिए, जिससे कि कंपनी जो है वो कैसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें, क्लाइमेट या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें, है ना। तो ये चीज हमें देखने को होती है, और पब्लिक को भी मोटिवेशन मिलता है ग्रीन बॉन्ड परचेज करने से, क्योंकि उसको टैक्स एग्जेम्पशन उसमें हो जाता है, यानी कि कुछ जो फायदा जो है वो टैक्स में पब्लिक को जो है वो मिल जाता है। तो ये फायदे हैं ग्रीन बॉन्ड्स के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से ग्रीन बॉन्ड के बारे में। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी में भी जो है वो बता देता हूं ग्रीन बॉन्ड के बारे में, कि ग्रीन बॉन्ड मैंने पूरा आपको समझा तो दिया, बट फिर भी एक जनरली थ्योरी के माध्यम से भी एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। तो ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का
फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए इनकम है? पब्लिक के लिए जो बॉन्ड परचेज करते हैं, और कंपनी के लिए कि जो भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं या क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर पैसा उठाने के लिए, पैसा रेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ये हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो बॉन्ड्स जो होते हैं वो एसेट लिंक्ड बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए ये बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से। और ग्रीन बॉन्ड जो है वो काफी सारे टैक्स इंसेंटिव्स के साथ आती है जिससे कि इन्वेस्टर उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। और आपको बता दूं गाइस एक फैक्ट कि वर्ल्ड बैंक मेजर इशूअर है ग्रीन बॉन्ड्स का। सबसे भारी मात्रा में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली जो संस्था है वो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसने 2008 से 164 ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो जारी किए हैं जिसकी कीमत 14.4 बिलियन यूएस डॉलर है। और टोटल ग्रीन बॉन्ड जो 2020 में इशू किए गए हैं वो ऑलमोस्ट 270 बिलियन यूएस डॉलर की वर्थ के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ये क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव का डेटा बताता है इस चीज के बारे में। तो ग्रीन बॉन्ड जो है वो कैसे काम करते हैं, तो ये किसी भी पर्टिकुलर टिपिकल किसी कंपनी के या सरकार के बॉन्ड की तरह ही होते हैं। और इस बॉन्ड के माध्यम से एनवायरमेंटल इंपैक्ट एक पॉजिटिव होता है, सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो इस बॉन्ड के माध्यम से होता है, राइट। क्योंकि कंपनी जो होती हैं वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक्टिविटी में या फिर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करती हैं। क्योंकि कंपनी को पता है कि वो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगी तो कंपनी को सरकार भी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी और कंपनी को मार्केट से पैसा भी जो है वो मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो एक ग्रीन बॉन्ड तो आप समझ गए, बट आपको मैं बताता हूं एक ब्लू बॉन्ड भी होता है। क्या होता है? ब्लू बॉन्ड। तो ब्लू किसका कलर है? पानी का कलर है। आज ब्लू है, पानी, पानी याद है ना, तो ब्लू पानी का कलर यानी कि ओशियन का कलर। तो जो भी कंपनी ओशियन या ओशियन से जुड़े इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उस प्रोजेक्ट की को फंड करने के लिए जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लू बॉन्ड, राइट। इसके अंदर जैसे फिशरीज से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट हो या फिर कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो या फिर ये जो पूरा जो इकोसिस्टम हम लोग को ओशियन इकोसिस्टम देखने को मिलता है या फिर ओशियन में जो पोल्यूशन आज की डेट में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, प्रदूषण, उसको खत्म करने के लिए कोई कंपनी प्रोजेक्ट शुरू करती है तो दैट प्रोजेक्ट, वो जो प्रोजेक्ट होगा वो ब्लू प्रोजेक्ट होगा और उस प्रोजेक्ट पे जो पैसा उठाया जाएगा मार्केट से तो दैट विल बी कॉल्ड ब्लू बॉन्ड। अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड होते हैं, सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड होते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो ये स्टेटमेंट गाइस इनकरेक्ट है, गलत है। कैसे गलत है? तो आप मुझे खुद बताइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप एक गाड़ी बना रहे हो सड़क पे चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी, एक आपने कार बनाई इलेक्ट्रिक कार, तो मैंने भी आपसे क्या बोला कि क्या सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार जो है वो आपकी, इसका जो प्रोजेक्ट है वो तो ग्रीन बॉन्ड है, बट क्या इसे आप ब्लू बॉन्ड बोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओशियन से इसका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी, है ना। तो ये चीज है। तो आप मेंशन करें, आप चाहे तो लिख लीजिए कि सभी के सभी ब्लू बॉन्ड्स जो होते हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि ब्लू बॉन्ड तो ग्रीन बॉन्ड है, राइट। क्योंकि आप जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप ओशियन से पोल्यूशन को साफ कर रहे हो तो भी आप एनवायरमेंट प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हो, है ना, क्लाइमेट के प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हो, राइट, इकोसिस्टम वाले प्रोजेक्ट पर ही आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप ओशियन को जो है वो साफ कर रहे हो। तो ये तो ग्रीन बॉन्ड हुआ, यानी कि सभी ब्लू बॉन्ड जो है वो ग्रीन बॉन्ड है, बट सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए बहुत अच्छे से और इसका मेंस में आप उपयोग भी करिएगा। एक होता है गाइस क्लाइमेट बॉन्ड्स भी। क्या होता है क्लाइमेट बॉन्ड? हालांकि ग्रीन बॉन्ड को काफी बार लोग जो है वो क्लाइमेट बॉन्ड भी कहते हैं, राइट, बट ज्यादातर लोग या अथॉरिटीज क्लाइमेट बॉन्ड का उपयोग करती हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने पर काम करते हैं, या फिर जो आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हम लोग नोटिस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो प्रोजेक्ट क्लाइमेट बॉन्ड कहलाता है। तो ऐसे करके हमने 3 प्रकार के बॉन्ड समझा। पहले तो बॉन्ड्स क्या होते हैं इसको अच्छे से हमने समझ लिया, फिर दूसरे नंबर पर ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं वो समझा, ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं वो समझा, और अभी हमने
क्लाइमेट बॉन्ड के बारे में भी समझ लिया। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, जिसके बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपनी बजट स्पीच के दौरान अनाउंस किया था कि सरकार जो है वो प्रपोज कर रही है, सरकार ने प्रपोजल रखा है कि वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, और गाइज मैं आपको बता दूं सॉवरेन शब्द जब भी यूज होता है तो वो सरकारी पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो जब भी बॉन्ड के आगे सॉवरेन लिखा हो मतलब वो सरकारी बॉन्ड है। तो सरकार जो है वो सरकारी बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी करेगी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सके, जिससे कि कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी की है वो रिड्यूस हम कर सके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पर हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल जो है वो कर सकें। और सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि ग्रीन बॉन्ड हरित बुनियादी ढांचा परियोजना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता के अनुरूप एक लंबे समय के लिए जारी किए जाएंगे, यानी कि ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म होंगे और वो किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, राइट।